फूक हूं, बुलंद आवाज हूं, भीड़ में हूं मगर भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। खबरें नहीं, खबरों की हकीकत हूं। आपकी आवाज, आपका अपना, मैं सीमांचल न्यूज हूं। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज पर विशेष संपादकीय साक्षात्कार। नमस्कार, जिसका आप सबों को बेताबी से इंतजार था और आप चाह रहे थे अपने हर दिल अजीज एनडीए उम्मीदवार से मुखातिब होना, तो अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। आप हमारे साथ मुखातिब हैं कटिहार के लोकसभा क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर दुलाल चंद्र गोस्वामी से। डॉक्टर साहब, होली की हार्दिक शुभकामनाएं सीमांचल न्यूज महापरिवार की ओर से। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहारवासी को, देशवासी को और कटिहार जिला के सभी नागरिक बंधुओं को होली का हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आपके चैनल के पूरे परिवार को भी होली का हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, एक बात पूछना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री साहब की भी एक खास आदत कहिए कि जब 100 सवाल होते हैं तब वो एक जवाब देते हैं, और आपके बारे में भी ये कहा जाता है कि बहुत से सवालों में आप बहुत कम बोलते हैं। और अभी फेसबुक पर भी, सोशल मीडिया पर भी ये कई लोगों की तरफ से ये भी प्रतिक्रिया सामने आती है कि एनडीए उम्मीदवार साहब को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से नहीं जान पा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। देखिए, हम तो इसी कटिहार की मिट्टी के हैं। यहाँ से 1995 में हम एमएलए बने, 95 से 2000। उसके बाद सतत चुनाव लड़ते रहे। फिर 2010 में इंडिपेंडेंट निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2010 में चुनाव जीते। 2015 तक एमएलए रहे। फिर बीच में कुछ दिनों के लिए बिहार सरकार में श्रम मंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ काम किए। और कटिहार जिला के जो 65 बलरामपुर विधानसभा है, पहले तो 144 बारसोई में थे, उसके बाद 65 बलरामपुर हुआ तो उसके पहला जनप्रतिनिधि के रूप में काम किए, मंत्री बने। उस एरिया में महानंदा नदी में 3 बड़ा पुल, सुधानी नदी है, उसमें ब्रिजें बनी, गांव-गांव में सड़क पहुंचाया गया। बिजली का काम भी उस क्षेत्र में सरकार के माध्यम से जो है पूरा किया गया है। गली नली का काम हो रहा है। तो बारसोई बलरामपुर में जो विकास का काम हुआ है, नदी का कटाव बचाव वाला काम हुआ है, आईआईटी कॉलेज बनाए हैं, सब ट्रेजरी बना बारसोई में। बारसोई में हाई स्कूलों का अपग्रेडेशन हुआ। बहुत सारी ऐसी कार्य हुई है, हम बताएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है बलरामपुर, जहां आपका पहली कर्मभूमि भी है। सन ऑफ बॉर्डर, सीमा पुत्र, सरहद का बेटा से आपको नवाजा जा सकता है। नहीं, देखिए, हम तो किसान पुत्र हैं, किसान हैं। जय जवान जय किसान। स्वयं भी कृषि कार्य किए हैं। हम चुनाव जीते हैं तो जनता का सेवा किए हैं। और अगर चुनाव में जनता ने नहीं भेजने का काम किया तो अपना घर का खेती गृहस्थी करते हुए उसी में से समय निकाल करके जनता का सेवा किए, जिसका परिणाम था कि 2010 में हम निर्दलीय चुनाव जीते। 2015 में जब हम विधानसभा का चुनाव लूज कर गए तो उसके बाद भी पूरा कटिहार जिला में घूमे। तो कटिहार जिला में घूमे तो पार्टी का एक संगठनकर्ता के रूप में घूमे, प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में घूमे। पूर्णिया का प्रभारी थे, संगठन प्रभारी जेडीयू का, तो उसके हिसाब से काम किए। और आपको मैं एक बात बता दूं कि कटिहार जिला के लगभग सभी पंचायतों में घूमे हैं, लेकिन मेरी जो चेहरा है, मेरा जो आकार प्रकार है, स्वरूप है, और एक सामान्य परिवार का सामान्य व्यक्ति के रूप में घूमे तो लोग हमको पूर्व मंत्री, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में लोग देखते थे। अमीर गरीब, ऊंच नीच, किसान मजदूर, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, सबके साथ मेरा अच्छा व्यवहार है। यहाँ तक कि कुली समाज के लोगों के साथ रहा है।
आज भी कटिहार में हम रुके हैं तो सभी समाज के अमीर गरीब सब लोग हमसे मिलने आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबको विश्वास है कि सबसे कम उम्र का जन प्रतिनिधि होने का गौरव भी तो आपको हासिल है। ये इसलिए है कि हम सौभाग्यशाली। पहली बार जब आप चुनाव जीते सबसे कम उम्र का, जो कि जैसे कि मीडिया में शायद बहुत लोग नहीं जानते इस बात, और मैं जानना चाहूंगा कि आपके उस पहली सफलता जब आपको मिली थी उसके थोड़ा सा अनुभव हम चाहेंगे कि आप बताएं। देखिए, मेरा बचपन से स्वभाव रहा है कि हम उतना ही कहते हैं जितना करते हैं, और जितना कर सकते हैं उतना ही कहते हैं। और अपनी वाणी में बचपन से ये रखे थे कि हम जो बोले न किसी को चोट पहुंचे न दुख हो, और हम जो बोले वो कर सके। और ये जो विश्वसनीयता बचपन में अपने परिवार के लोगों में, गांव घर और समाज में बढ़ा, कॉलेज लाइफ में जाते जाते जो हमारे मित्र बंधु जो दूर दूर दराज के संगी साथी, उसके परिवार जहाँ भी जाते थे, तो मेरे व्यवहार से, मेरे विचार से, मैं क्रिकेट खिलाड़ी था तो खेल के मैदान में भी अंपायर से त्रुटि होता था, लेकिन हम से त्रुटि नहीं। अगर मैं आउट हो गया, अंपायर नहीं दिया तो मैं आउट हूँ। और तो लोग अगर कोई गलत निर्णय तो हमको पूछते थे, दुलाल भैया अंपायर साहब ने आउट दिया, ये गलत है कि सही है। अगर हमको लगा कि ये सही नहीं है, गलत दिया है, तो अंपायर साहब का निर्णय गलत है, लेकिन अंतिम निर्णय अंपायर का ही होता है। तो ये स्वभाव का रहा कि देखिए, बाप अगर 80 साल के हैं और बेटा का उम्र अगर 50-55 भी है, तो अपना घर का तिजोरी का चाबी पिताजी अपने बेटा को तब तक नहीं देते हैं जब तक कि उस पर भरोसा नहीं हो। अगर बेटा पर भरोसा नहीं तो पुतहू को दे देते हैं। सही बात। लेकिन हम सौभाग्यशाली बारसी बलरामपुर का बेटा रहे उस समय कि 26 साल की उम्र में उन्होंने बारसी बलरामपुर का विकास, बारसी बलरामपुर का सम्मान, बारसी बलरामपुर को बिहार विधानसभा में गौरवान्वित करने का मौका 1995 में दिया। तो उस समय हम इतना दावे के साथ कर सकते, विकास तो उस समय कम कर सके थे। जिन लोगों की सरकार थी उस समय विकास का उतना काम होता नहीं था। लेकिन एक भी पब्लिक ये नहीं कर सकते हैं कि दुलाल गोस्वामी ने किसी को अपमानित किया, किसी को तिरस्कृत किया, कोई उसका घर चला गया तो उसका सम्मान नहीं किया, और अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको मदद नहीं किया। तो ये मेरा स्वभाव रहा है। और अपने हम जिस राजनीति दल में, जिस समाज में, जिस परिवेश में, उसके अलावे भी कोई आदमी अगर मेरे पास आ गए हैं मदद के लिए, तो हम उनको दिल खोल के मदद करते हैं। आज भी हम सड़क में खुला घूमते, अभी तो हम आ रहे थे, अब देख रहे थे, हम लोग पैदल ही आ रहे थे। तो सबसे बड़ी चीज तो कई बार जनता के काम के लिए आप मंत्री हैं सर, लेकिन जैसा कि हमें भी जानकारी मिली कि कई बार अपने साथी, किसी साथी के साथ मोटरसाइकिल से भी निकल जाते हैं, और यही नहीं कि पटना में भी कई बार इस तरह की मैं खुद भी साक्षी रहा हूँ। तो ये एक जो सादापन है आपको, आप में, यह एक कहाँ आपको विरासत में मिली? नहीं, मेरा तो विरासत मोटरसाइकिल वाला नहीं था। हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। मेरे पिताजी के समय में मोटरसाइकिल नहीं था। उस परिवार में पहला मोटरसाइकिल खरीदने वाला आदमी हम ही हैं, चढ़ने वाला आदमी। तो जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो साइकिल था गांव में, पेट्रोल पंप भी नहीं था। मोटरसाइकिल लेते भी तो पेट्रोल खरीदने के लिए कटिहार आना पड़ता या पूर्णिया जाना पड़ता, तो उसमें मोटरसाइकिल नहीं था। लेकिन मोटरसाइकिल का हम शौकीन है, व्हीकल का शौकीन है, हम साइकिल के भी शौकीन हैं। मेरे पास जो साधन रहता है हम उसको बड़ा साफ सुथरा रखते, अपने से पोंछते। मेरे पास जो 4 चक्का गाड़ी है उसको भी मैं अपने से साफ करने का कोशिश करता हूँ, और गाड़ी चलाने का, दूसरे को पीछे बैठाने का। साइकिल चलाते थे तो साइकिल के आगे में मेरे साथियों का अगर साइकिल कॉलेज से आ रहा है, किसी का साइकिल खराब हो गया, पंक्चर हो गया, लीक कर गया, तो उनका साइकिल का एक हैंडल पकड़ते थे, उनको आगे में बैठाते थे या पीछे, उनकी साइकिल उसको लेकर के उसको मंजिल तक पहुंचाते थे। तो ये मेरा कॉलेज लाइफ से है। और लोगों को मदद करना मेरा जो है
ये बचपन से है और इसमें हमको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है और शायद ये मेरा जीवन का अंतिम समय तक चलता रहेगा और इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी है। यही मेरा जीवन का एक अभी सर एक चुनौतियां सामने आ रही है, जैसे कि जदयू को टिकट दिए जाने के बाद, आपको टिकट दिए जाने के बाद भाजपा के कुछ कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये परंपरागत सीट है और कुछ लोग एक अलग से कैंडिडेट भी खड़ा होने की बात कर रहे हैं। तो भाजपा का अंतरकलह के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? भाजपा में कोई अंतरकलह नहीं है। लोगों के मन में, हर व्यक्ति के मन में एमएलए एमपी होने की चाहत होती है। बाप का हर बेटा के लिए बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा हायर एजुकेशन, हायर कंपटीशन पास करे। हर स्टूडेंट का ये चाहत होता है कि हम जो है डिस्टिंक्शन से पास करें, कॉलेज में टॉप करें। तो लोगों की चाहत है, चाहत का कोई सीमा नहीं है। और अपने पार्टी में रह करके, मान लीजिए जेडीयू का वर्कर है तो जेडीयू का हर वर्कर अगर एमएलए बनना चाहे उसमें बुराई कहाँ है? तो वो पार्टी का काम कर रहा है, सब कर रहे तो एमएलए बनने का चाहत रखेगा। लेकिन अगर टिकट नहीं मिले तो क्या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े? देखिए, ये सब जो है बात जल्दीबाजी में कहना है आपका जी, या बाकी लोग कह रहे हैं जी। लोग चाहत रख रहे हैं, उतावलेपन कह सकते हैं। टिकट के लिए लोग प्रयासरत हैं जी। और मेरा तो ये मानना है कि एनडीए में जिसको भी टिकट मिलेगा, हम दिल खोल करके एज ए वर्कर, एक पार्टी का कार्यकर्ता, एक पार्टी का सिपाही और कटिहार के एनडीए का एक सिपाही होने के कारण हम दिल खोल करके मदद करेंगे और हमको जो जिम्मेवारी मिलेगा उसको पूरा करने का 100% कोशिश करेंगे। सर, कटिहार की एक छोटा कम समय लेंगे सर और आपका थोड़ा सा, कटिहार की जो मुख्य समस्या हैं जैसे बाढ़, कटाव, जूट मिल, ये उद्योग धंधे की फिर विरासत को तलाशना और भी बहुत सी ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं। तो इसके बारे में सर क्या ख्याल, आप थोड़ा सा रूबरू अगर आप कराना चाहेंगे? जैसे कि अस्थायी समाधान की बात लोग कर रहे थे कि बाढ़ और कटाव का अस्थायी समाधान निकालेगा। खुद आप किसान हैं, सालों भर यहाँ के किसान सिंचाई के लिए या बहुत सी अपनी फसलों को नहीं बचा पाते। तो इन तरह की जो समस्याएं होती हैं, तो सांसद बनने के बाद, एमपी बनने के बाद इस दिशा में आप की क्या भूमिका? देखिए हम एक दो चीज बताना चाहते हैं। एक तो ये जो कटिहार जिला है चारों तरफ से नदियों से घिरी हुई है। कोसी है इसी जिला में, गंगा नदी इसी जिला में जो दक्षिणी छोर पर है, इस जिला में महानंदा नदी है, इस जिला में कारी कोसी है, इस जिला में सुधानी नदी है, इसी जिला में नागर नदी है, बंगाल से आने वाली कई नदियां हैं, नेपाल से आने वाली कई नदियां इस जिला होकर के बह रही है। और ये प्रकृति कारण है। अगर पहाड़ में या असम में या पश्चिम बंगाल में या नेपाल में अगर अतिवृष्टि होगा तो कटिहार जिला को फ्लड का सामना करना पड़ेगा। बंगाल में ज्यादा बारिश होगी तो महानंदा, नागर, सुधानी ये नदियां परेशान, नेपाल का तराई में होगा तो कोसी, गंगा, यूपी के बारिश का भी प्रभाव इस जिला में। डैम के बारे में बोला जाता है कि इसका निदान हो सकता है और इसके लिए जो है ये जो कटाव, नदी का बहाव और फ्लड, जी जी, देखिए बोलने के लिए बहुत बात है। अगर ये आसान काम होता तो 1947 में देश आजाद हुआ, सरकार बनी तो बांध बना, कई तरह का कोशिश किया गया, कटाव को निरोधी कार्य हुआ। लेकिन प्रकृति के सामने किसी का प्रकृति से जो छेड़छाड़ करेगा तो प्रकृति अपने रूप में कभी न कभी अपना विकराल रूप धरती है, उसका नुकसान करता है। लेकिन हमारा एक मान्यता है कि प्रकृति को उसके रूप में रहने देना चाहिए और प्रकृति के अनुसार ही उसका समाधान करना चाहिए। ये विषय पर चर्चा करेंगे तो लंबा होगा, लेकिन जहाँ तक बात कटाव पीड़ितों का है, हम उसके लिए चिंतित हैं। और कटिहार जिला का खास करके गंगा, कोसी
और महानंदा के किनारे कटाव हुआ है, कटाव पीड़ित है, विस्थापित के रूप में है सर। आने वाला दिन में उन लोगों के लिए भारत सरकार के स्तर पर, बिहार सरकार के स्तर पर बात करके उनका जो बसावट के लिए जो करना होगा, उन लोग को अच्छी जगह पर बसाने का ये काम होगा। और ये जो बाढ़ निरोधी वाली बात है, तो उसके लिए भी चैनल डैम का जो बात है जी, तो आप गंगा के पानी को नहीं रोक सकते हैं जब तक कि फरक्का का कोई निर्णय नहीं हो। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कहा है कि फरक्का बांध भी गंगा के पानी में गाद जमाव का, और बरसात के समय क्योंकि जब उसका जो ग्राउंड लेवल है पानी का, जो गंगा का जो सतह है, जब उसमें गाद हो जाता है तो कम पानी में ही उछल जाता है पानी, तो वो हो जाता है पानी जो है नदी से ऊपर आ जाता है उसके किनारे से। लेकिन खास करके जो महानंदा नदी है, ये कदवा के पास डेंगरा से निकल के बड़ा टेढ़ी मेढ़ी होकर के गुजरती है, तो पानी का तेज बहाव नहीं है, दोनों तरफ से बांध है। तो कदवा के पास 22 पंचायत, एक तो कदवा का जो है बांध के अंदर में है, दूसरा है कि पानी जब फ्लो आता है पानी का बहुत अधिक, तो पानी का वाटर डिस्चार्ज जो है कम होता है। रेलवे पुल इस सब का चौड़ीकरण करने के बाद भी तो बांध काट देता है, या तो पब्लिक उस पर कुछ निर्णय करती है। तो ऐसे में हमारा एक सुझाव भी रहा है कि एक चैनल निकाल करके गंगा नदी में ला करके बहाना, तो फिर एक क्या होगा कि वाटर डिस्चार्ज जो महानंदा का उसका समाधान होगा, लेकिन गंगा का विस्थापित का और पानी बहाव का अगर कहिए तो सही समाधान होगा जब तक कि फरक्का बांध पर सही निर्णय और उसका सही समाधान। पर्यावरण की रक्षा के लिए सर पॉलिथीन बैन किया गया है। ऐसे में औद्योगिक नगरी, जूट नगरी के नाम से कटिहार कभी जाता था, जो कि श्रमिकों के लिए एक रोजगार का बहुत बड़ा सहारा भी था। आप बिहार सरकार के श्रम कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं सर, एमपी बनने के बाद जूट मिल की दिशा सुधारने की दिशा में आप क्या करेंगे? जूट मिल के बारे में हम बोलना नहीं चाहते थे, और मैं जानता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग सुनेंगे। जब मैं लेबर मिनिस्टर था तो आदरणीय संतोष गंगवार जी कपड़ा मंत्री थे, तो कटिहार के कई प्रतिनिधि, खास करके विकास सिंह जी जो इंटर के हैं, और बीएमएच के तिवारी जी, कई लोग हमसे मिले कि जूट मिल की स्थिति खराब है, इसको चालू कराना चाहिए। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस जूट मिल को चालू कराने के लिए एक समय लोग 45 दिन, 40 दिन, 22 दिन का भूख हड़ताल किए, और मैं अपने फर्स्ट टर्म 6.5 महीना का मंत्री और सेकंड टर्म भी वही 6-7 महीना का मंत्री, और उसी टर्म में भारत सरकार के मंत्री से 3 बार मिल करके, और जूट मिल हिंदुस्तान में 3 ही है भारत सरकार का, एनजीएमसी का, एक पश्चिम बंगाल में 2 खदरा और किंग्सले, और आरबीए में जूट मिल कटिहार जी, और जो किंग सनफ्लावर जूट मिल है ये भी बंद था उस समय, तो वो प्राइवेट हाथ में था, तो उनसे बात करके उसको चालू कराए, उस पर लेबर एक्ट में केस भी कराए हम लोग। और आरबीआई में जूट मिल को चालू कराने के लिए 3 बार गए, भारत सरकार से आग्रह किया, और उन्होंने कहा था उस समय कि देखिए हम लोग तो अनुदान देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन वो पैसा समाप्त होता है, लेकिन जूट मिल का काम, प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरह से आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन गोस्वामी जी आप आए, कह रहे हैं, तो इस बार हमको लगता है कि इसके बाद कोई भी मंत्री रहेगा तो बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने कहा था, मैं चैनल में कह रहा, और हमको लगता है कि 147 करोड़ तीनों जूट मिल को दिया, लगभग 53-54 करोड़, हमको अभी उतना स्मरण नहीं एक्यूरेसी में, लेकिन 50 करोड़ से अधिक दिया गया। जूट मिल चला, लोगों ने कहा कि आप बड़ा काम किए तो आपसे हम लोग सायरन बजवाएंगे। जब ये मामला है तो हमको लोगों ने निमंत्रण भी दिया, लेकिन जानते हैं, और मुझे हंसी आ रही है कि बोला कि आप पटना से आ रहे थे दिन तारीख, उसी दिन तारीख में लोगों ने मुझे फोन किया कि आप छोड़ दीजिए, कुछ पॉलिटिकल लोग विरोध करते हैं। हमने कोई बात नहीं,
हमको तो मालूम था कि हमको कितना दिन मंत्री रहना है, जूट मिल चलता, कटिहार का विकास होता। लेकिन मैं उस दिन भी कहा कि ये मशीन हो, घर हो, इक्विपमेंट हो, ऑर्नामेंट हो, आपका केस हो, दाढ़ी हो, आपकी चश्मा हो, अगर उसके प्रति आपका श्रद्धा और समर्पण नहीं रहेगा, उसको चलाने का नीति और नियत नहीं रहेगा, तो फिर वो नहीं चला। जैसे मेरे आंख में चश्मा है, 1 महीने तक अगर इसको हम नहीं रख रहे तो मेरा आंख में कुछ भी लगा दे वो आगे तक नहीं देख सकता है। मुझे लगता है कि जूट मिल चलाने में लोगों ने भी, चाहे उसका मैनेजमेंट हो, लेबर सेक्टर हो, मैनेजमेंट सेक्टर हो, इसको अब तो वो स्थिति बहुत खराब हो गई। यहाँ तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि ने मिलकर के कोशिश किया, कुछ नहीं कर सका, और हम 2 महीना में उतना पैसा दिला दिए और वो चला। अभी अगर दिक्कत में है तो आने वाला दिन में हमारा कोशिश रहेगा कि जूट मिल चले, या फिर उसका परिवर्तित स्वरूप, जो स्वरूप जूट मिल का है, अगर उस स्वरूप में बंगाल में भी जूट मिल बंद हो रहे हैं, बांग्लादेश में भी ये उद्योग जो है पीछे जा रहा है, और इसका चार्जिंग खत्म हो रहा है, इसका इनकम खत्म हो रहा है, प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, परचेजर का वो खत्म हो रहा है, तो दुनिया बदल रहा है, तो इसका स्वरूप बदलना चाहिए। तो इस दिशा में हम लोग बात करेंगे। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, कोई चीज ऐसे ही एक दिन में समाप्त नहीं